Hello students, today in this video we are going to learn, we are going to get information about reading and reading comprehension. In this video, it's a very important topic, reading comprehension. In every class, there is 2, 3 and 4 unseen passages which comes in your exam. आइए इस वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जानकारी लेंगे। आप जानते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, आपका जो भी है वो सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ये श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, पार्ट के रूप में ये चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक कि आपको खुद नहीं लगने लगेगा कि हाँ हम बहुत कुछ अब इंग्लिश लर्निंग में सीख रहे हैं। अनसीन पैसेज कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, नोट मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आप जानते हैं। ऐसी कोई क्लास नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं, चाहे वो आपका 9 to 12 तक का पेपर हो कोई सी भी क्लास का, या फिर इसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज नहीं आता हो, तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझना कितना ज़रूरी है। ये हम जानते हैं कि आप जब एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। आपकी वोकेबलरी आपकी क्लियर नहीं रहती, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिल जाते हैं, वर्ड्स फ्रेजेस मिल जाती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आता। कुछ सिंपल अनसीन होते हैं जो छोटी क्लास में आते हैं, 9 से 10 में वो समझ में आ भी जाते हैं, पर बड़ी क्लास के समझ में नहीं आते हैं। और कई बच्चों की ये क्वेश्चंस और ये क्वेरीज रहती हैं मन में कि ये इन अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करें, नोट मेकिंग को हम कैसे फॉर्मेट में लाएं। ये सब जानकारियां आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको थोड़ा विस्तार से आपको लेंगे, इसको पार्ट के रूप में, ताकि आप लाइफ टाइम, हम अभी एक क्लास की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हमेशा चलना है जब तक कि आपका जॉब नहीं लग जाता। तो आप कोई भी बैंक कंपटीशन हो या आप मैनेजमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीमेट दे रहे हैं, कैट एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक ऑफिसर्स की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब में कॉम्प्रिहेंशन पेपर में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने की योग्यता या समझ होना। कॉम्प्रिहेंशन का उद्देश्य ये नहीं होता कि केवल आप पैसेज को समझने की योग्यता आपके अंदर आ जाए, बल्कि उसकी जो वोकेबलरी है और पैसेज को समझ करके आप उन प्रश्नों का सही सटीक उत्तर देने की योग्यता आपके अंदर आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसमें लेंथी पैसेज भी आते हैं, शॉर्ट पैसेज भी आते हैं। कई क्लासेज हैं जैसे 9, 10 तो उनमें शॉर्ट पैसेज आते हैं, परंतु 11th और 12th में लेंथी पैसेज आते हैं। अभी तो अपना NCERT का सिलेबस भी लागू हो गया है, तो हो सकता है कि आपको 11th वालों को और 9th वालों को थोड़ा और इस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। लेंथी पैसेज जो होते हैं वो कई पैराग्राफ में होते हैं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, पर हम स्कूलिंग में शॉर्ट पैसेज की बात करेंगे जो लगभग 100 से 150 शब्दों तक के या 200 से 300 शब्दों तक के वर्ड्स के आते हैं। ये जो अनसीन पैसेज आती हैं, इनके बारे में आपको पता है कि 2 तरीके के क्वेश्चन इनमें आते हैं। एक तो रहता है डिस्क्रिप्टिव, एक रहता है ऑब्जेक्टिव। दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आते हैं जो कि शॉर्ट आंसर जिनके देने होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो 4-5 तरह के हो सकते हैं जिनमें कि वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स रहता है, इडियम, फ्रेजेज आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स का पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। इस तरीके से जैसे 12th में हम देखते हैं जनरल इंग्लिश में जो अनसीन आती है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं अनसीन से सॉल्व करने के लिए। तो ये सब आपको सीखना है। इनको क्लासेज में मैं जानता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से अभ्यास प्रैक्टिस आपको नहीं कराई जाती है, तो इसकी प्रैक्टिस हमको करते रहना है, इसलिए हम पहले इनको समझा रहे हैं। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस के पेपर देना शुरू करेंगे। चलिए इसमें कुछ स्टार्ट करते हैं।
परंतु सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझने से पहले हम इस पार्ट में आपको ये बताने जाएंगे कि रीडिंग क्या होती है, पढ़ना क्या होता है। हम लोग रीडिंग बहुत कम करते हैं, आप लोग ज़्यादातर गाइड कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसमें भी रीडिंग होती है पर वो सिलेक्टेड होती है। आप टेक्स्ट बुक या जो भी है उसको रीडिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग की बात करेंगे, क्योंकि जब अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग में जो अनसीन आती है वहाँ मेन टारगेट हमारा यही रहता है, मेन थीम यही रहती है कि वहाँ भी हमको रीडिंग ही करनी होती है। और रीडिंग के द्वारा कॉम्प्रिहेंशन, समझने की एबिलिटी आना आपके अंदर ये ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ टेक्निक, कुछ तकनीकियाँ हम आपको बताएंगे, कुछ वर्ड्स के बारे में आपको समझाएंगे जिनसे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ रीडिंग। वो रीडिंग क्या होती है, पढ़ना क्या है, किसी टेक्स्ट बुक को रीड करना क्या होता है। तो रीडिंग कैन बी कंसिडर्ड इन डिफरेंट वेज। रीडिंग को भिन्न भिन्न तरीकों से बताया जाता है, हम समझ सकते हैं। एज ए स्किल, ये एक स्किल के रूप में भी होती है। आपको पता है कि इंग्लिश में 4 स्किल होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये एक स्किल है, यानी कौशल है। जैसे कि स्किल माने कि मिस्त्री होता है वो स्कूटर सुधारना जानता है, तो ये भी एक स्किल होती है। तो रीडिंग अपने स्टूडेंट्स की या कोई टीचर है उसके अंतर्गत, पढ़ने वाले के अंतर्गत ये स्किल होती है। ये एक एज अ प्रोसेस, ये एक पूरी प्रोसेस चलती है रीडिंग की, एंड एज कॉम्प्रिहेंशन, और इसके अंतर्गत समझने की योग्यता आती है। रीडिंग इज अ रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रोसेस। रीडिंग क्या है? एक रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रोसेस है। रिसेप्टिव माने कि कोई चीज़ हम ग्राह्य करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कुछ चीज़ आती है, इसलिए इसको रिसेप्टिव बोला जाता है। तो रीडिंग करते हैं तो रिसेप्टिव प्रोसेस तो होती है, हम कुछ चीज़ ग्रहण करते हैं। तो receptive language process of retrieving and understanding the meaning of stored information और ideas। जो भी सामने हमारे अनसीन दी हुई है उसका किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन और आइडियाज उसमें हैं उनको हम कैसे अपने पढ़ करके दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। द राइटर इनकोड्स मैसेज थॉट। अब जो लिखने वाला होता है, जिसने कि कोई बुक लिखी है, टेक्स्ट लिखी है या अनसीन पैसेज लिखी है, वो अपने मैसेज को जो वो देना चाहता है उस अनसीन में, या अपने थॉट को, अपने विचार को इनकोड करता है। इनकोड करने उसमें वो लिख देता है। एंड द रीडर, और जो पढ़ने वाला है, पाठक जो है, वो डिकोड करता है लैंग्वेज को, जो उसमें लिखी हुई है उसको डिकोड करता है, यानी उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है अपने तरीके से, एज थॉट एंड मैसेज। तो ये रीडिंग होती है। पर्पस ऑफ रीडिंग। अब रीडिंग के पर्पस क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, इनको जानना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। सोच लें आप इसके बारे में, थोड़ा यही बहुत है। जैसे कि ये क्वेश्चन आता है मन में, वाई एम आई रीडिंग दिस टेक्स्ट। जैसे हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो मैगजीन हो सकती है, अखबार हो सकता है, कोई आपकी कोर्स की बुक हो सकती है, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आपके अंतर्गत दिमाग में होना चाहिए। एम आई रीडिंग द टेक्स्ट जस्ट फॉर प्लेजर और फॉर एनी अदर पर्पज़। क्या मैं इस टेक्स्ट को जो पढ़ रहा हूँ, क्या केवल प्लेजर, खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ, या फिर कोई उद्देश्य के लिए पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब जब आप मैगजीन पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। जब आप टेक्स्ट की बुक पढ़ते हैं, अपने कोर्स का सिलेबस का पढ़ते हैं, तो उसका पर्पज होता है कि हमें एग्ज़ाम देना है। व्हाट एम आई सपोज टू डू आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। और इसको पढ़ने के बाद में क्या मानता हूँ अपने बारे में, क्या मुझ में आएगा चेंज, ये देखना है। फिर आर देयर एनी फॉलो अप क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट के पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के हैं। इफ़ यस, यदि हैं तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दे, वे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। जब आप सिलेबस की बुक पढ़ते हैं तो आपको पता है किसी भी लेसन के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, ठीक है। और जब आप कोई अनसीन पैसेज करते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, ये आपको उसमें देखना होगा। पर्पज ऑफ रीडिंग, तो बिफोर टेकिंग अप अ टेक्स्ट फॉर रीडिंग यू शुड डिसाइड द पर्पज ऑफ रीडिंग। आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। यू मस्ट नो द गोल एंड पर्पज ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आपको उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। कीप योर गोल क्लियरली इन माइंड। आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियरली इस बात को रखें, इस उद्देश्य को।
Plan to reward yourself in some way when you have completed your reading tasks. And remember that the knowledge you gain from reading is its own reward. आप याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसको पढ़ कर के आपको यदि कुछ नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, तो वही आपका एक रिवार्ड है, एक इनाम है, और यही पर्पज होता है। कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग की बात करें, जब पढ़ने में हम कंपोनेंट्स, कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, बातें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो रीडिंग के दौरान आते हैं, तो देयर आर 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग: फोनेमिक अवेयरनेस, फ्लुएंसी, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 4 चीज़ें हैं जो कंपोनेंट्स हैं रीडिंग में। पहली बात हम करते हैं फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है, यानी कि आप जानते हैं, यदि कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते हो, तो फोनेमिक माने होता है कोई वर्ड है, उस वर्ड का साउंड क्या है, वो साउंड किस तरीके से है, उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो ये जो सब जो साइंस होता है इसका, वो फोनेमिक होता है। तो फोनेमिक अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप यदि किसी वर्ड को एक बार गलत पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो ज़िंदगी भर गलत ही पढ़ने की आदत आप में पड़ जाती है। सो इन फोनेमिक अवेयरनेस दिस इंक्लूड्स योर नॉलेज ऑफ सेगमेंटेशन एंड ब्लेंडिंग ऑफ साउंड्स, लेटर साउंड रिलेशंस एंड हाउ टू ब्लेंड साउंड्स टू रीड वर्ड्स। लेटर और साउंड का क्या रिलेशन है और हम कैसे साउंड को, उस वर्ड को पढ़ते समय ब्लेंड कर सकते हैं, ये फोनेमिक अवेयरनेस में आता है। कई प्रकार के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन 12th स्पेशल इंग्लिश के पेपर में भी आते हैं करने के लिए। तो फोनेटिक्स के बारे में आपको कभी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको आएगा, क्लियर हो जाएगा। फ्लुएंसी आप जानते हैं, धारा प्रभाव बोलना, यानी कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स योर एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट अ गुड रीजनेबल स्पीड। मतलब इसके अंदर वो चीज़ आती है कि जब आप पढ़ रहे हैं और उसको कितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं या स्लो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ कर के आपके अंदर उस स्पीड के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फ्लुएंसी में होता है। योर रीडिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ टेक्स्ट यू आर रीडिंग। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि जो टेक्स्ट है वो किस प्रकार का है, टेक्निकल लैंग्वेज वाला है या सिंपल स्टोरी टाइप का है, तो उस पर स्पीड डिपेंड करती है। द पर्पज बिहाइंड रीडिंग द टेक्स्ट एंड योर कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी, और उसको पढ़ने का, टेक्स्ट को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, उस कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता क्या है, उसको कितना इम्पोर्टेंस है, ये सब बातें फ्लुएंसी के हिसाब से रहती हैं। जैसे एग्जाम में हमको कॉम्प्रिहेंशन बड़े ही स्पीडली भी पढ़ना है और समझते हुए भी पढ़ना है, क्योंकि हमें उसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। वोकेबलरी की बात आप जहाँ तक करते हैं, तो दिस इंक्लूड्स योर कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस वर्ड स्टॉक एंड योर वर्ड लर्निंग स्ट्रेटजीज। वोकेबलरी के अंतर्गत वो आपके वो समझने की क्षमता आती है जिसमें कि आप किसी शब्द को समझ पाते हैं, और ये पहले से ही आपके कुछ वर्ड दिमाग में रहते हैं, आपका पहले से ही कोई वर्ड स्टॉक रहता है, संग्रह रहता है दिमाग में, जो आप पहले से जानते हैं। वो नए शब्द हम कैसे सीखते हैं, वो इसमें आता है। और कॉम्प्रिहेंशन चौथी जो कंपोनेंट्स है रीडिंग का, दिस इंक्लूड्स योर एबिलिटी टू डिकोडिंग द मैसेज ऑफ द राइटर बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, finding main ideas, explaining, summarizing, answering follow-up questions and generating questions. Comprehensive माने मैंने बताया ability to understand, समझने की क्षमता। तो जब आप कोई टेक्स्ट या अनसीन पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसको जो लेखक ने लिखा है उसकी बात हमारे दिमाग तक पहुंच रही है कि नहीं, हम उसको कितना समझ पा रहे हैं, क्या हम जो राइटर ने इनकोडिंग की है उस बात को हम डिकोडिंग कर पा रहे हैं, जो उसने लिखा है क्या उसको हम समझ पा रहे हैं, तो उसका मेन आइडिया क्या है, उसको समराइज कैसे करना है, हमें जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर कैसे देना है, ये सब बातें कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं और होते हैं, ये आपने देखा हो जब हम क्लास में रहते हैं तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो हमसे लाउडली पढ़वाते हैं किसी बुक को, और कभी बोलते हैं कि साइलेंटली पढ़ो, धीरे पढ़ो। तो दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, अलाउड रीडिंग भी होती है और साइलेंट रीडिंग भी होती है। अलाउड रीडिंग
क्या होती है ये आप देखें स्क्रीन पर। इट मीन्स वॉट वोकलाइजिंग द रिटन टेक्स्ट, जो रिटन टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है उसको वोकलाइज करना यानी उसको बोलना, ये अलाउड रीडिंग होती है, जोर से बोलना। दैट इज अर्थात रीडिंग द टेक्स्ट अलाउड, यानी कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक हो सकती है, अनसीन हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, उसको जोर से पढ़ना। रीडिंग पोइट्री और अ पैराग्राफ अलाउड इन ए क्लास इज अलाउड रीडिंग एक्टिविटी। ये क्लास में अलाउड रीडिंग कब कराई जाती है? टीचर आपको बोलता है कि देखिए आपका लेसन पोइट्री का लेसन है, पोएम है, आप इस पोएम को सभी के आगे अलाउड पढ़ें, जोर से पढ़ें, तो समझ सब लोग सुनेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी बढ़ेगा। पैराग्राफ कोई दिया है तो उसको आप जोर से पढ़ें, टीचर बोलता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोनाउंसिएशन चेक। और ये जो होता है अलाउड रीडिंग, ये केवल इसलिए होता है कि आप उस टेक्स्ट को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण शब्द का सही है कि नहीं, ये चेक करना होता है, इसका उद्देश्य होता है। अब साइलेंट रीडिंग होती है, ये भी टीचर कराते हैं, इसकी कब जरूरत पड़ती है? दिस मीन्स रीडिंग अ टेक्स्ट विदाउट वोकलाइजिंग इट। साइलेंट रीडिंग माने शांति से पढ़ना, चुपचाप पढ़ना, बिना आवाज के पढ़ना, तो बिना वोकलाइज किए हुए हमको ये टेक्स्ट पढ़ना होता है। दिस द फोकस इज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द इनकोडेड मीनिंग देन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। जब साइलेंट रीडिंग होती है तो फोकस इस बात पर रहता है कि जो किसी राइटर ने उस टेक्स्ट को लिखा है, स्टोरी को लिखा है, टेक्स्ट को लिखा है, जिसको भी लिखा है, उसका उस बात को हम इनकोड कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो समझ अपने अंतर्गत आनी चाहिए। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन शब्द का कैसा है इस बात को ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि बोला ही नहीं जाता, साइलेंट रीडिंग में चुपचाप पढ़ा जाता है। तो ये साइलेंट रीडिंग अ स्टोरी इज साइलेंट रीडिंग एक्टिविटी। जब कहानी हम पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, मज़ा आता है, तो हम उसको जोर से नहीं पढ़ते हैं। यदि नोवेल है, उपन्यास है, कहानी पढ़ रहे हैं हम, तो बड़े चुपचाप अपने मन से उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ साइलेंट रीडिंग होती है। तो दो प्रकार की आपने रीडिंग देखी, अलाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। अब हम देखते हैं प्रोसेसेस ऑफ रीडिंग। रीडिंग की पढ़ने की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं। देयर आर टू प्रोसेसेस ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। दो तरह की रीडिंग की प्रोसेस हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। आपने देखा होगा कई लोग अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार को पता ही नहीं चलता, वो 5 मिनट में पढ़ करके और फेंक के और फिर दिन भर पढ़ते ही नहीं, हो गया चलो अखबार पढ़ लिया उन्होंने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय की दुकान पर बैठे रहते हैं, 3 घंटे तक 4-6 चाय पी जाते हैं, और जब तक उनका पूरा वो रट नहीं लेते, यानी कि उसको बिल्कुल अखबार को, एक एक खबर को पढ़ नहीं लेते, तब तक उनको उनका दिन पचता नहीं है पेट में मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो बड़े ही पूरा एक एक वर्ड पढ़ते हैं। तो अभी टेक्स्ट भी है, ठीक है ना। कई बच्चे होशियार होते हैं, वो टेक्स्ट बुक जो आपको प्रिस्क्राइब की हुई हैं उनको पढ़ते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि केवल सीरीज गाइड चाहिए, वो टेक्स्ट को पढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको समझना है कि फिर इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है। Intensive reading, this process is used for shorter text in order to extract specific information. ये प्रक्रिया में हम किसी टेक्स्ट को शॉर्ट कर लेते हैं, उसको उसका जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, खास जानकारी है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स वेरी क्लोज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट रीडिंग फॉर डिटेल्स। इसके अंतर्गत आप बहुत ही बारीकी से, समझ के साथ में और सही अध्ययन हमको डिटेल में करना होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, नंबर और फैक्ट। इसमें इंटेंसिव रीडिंग में ये महत्वपूर्ण होता है कि हम प्रत्येक शब्द में जो दिया है उसका फैक्ट हम अच्छे से समझें, हर वर्ड का समझें, उसको नंबरिंग करें। ये इंटेंसिव रीडिंग होती है। ये परीक्षा में जो आपको अनसीन पैसेज आती है वहाँ पर हमको इंटेंसिव रीडिंग ही करनी होती है, ताकि आप हर वर्ड को समझें, कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग करें, तभी आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। इसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट।
इस प्रक्रिया में जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, इसमें केवल हम उस विषय को सामान्य रूप से समझने की प्रक्रिया है, ज़्यादा बारीकी से इसमें हर शब्द को नहीं देखा जाता। यू शुड नॉट ट्राई टू रीड द टेक्स्ट वेरी क्लोजली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। आपको जो भी टेक्स्ट आपके सामने है, बुक हो चाहे अनसीन पैसेज हो, उसको इतना बारीकी से और समझ करके पढ़ने की ज़रूरत एक्सटेंसिव रीडिंग में नहीं होती। द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स इज जनरली गैस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट। एक्सटेंसिव रीडिंग में जो अनसीन पैसेज में दी है बात, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो किस संदर्भ में बात की गई है, उसको हम अनुमान लगाते हैं, उस शब्द का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि आप अखबार पढ़ते हैं, ये मान के चलो आप अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं तो जब कोई को बोल देते हैं कि साहब आपको अंग्रेजी सुधारना है तो आप इंग्लिश का अखबार पढ़ें, और उसने शुरू भी कर दिया। अब उसने शुरू किया, 4-6 दिन पढ़ा, कुछ एक आध हेडिंग टाइटल खबरें पढ़ी, उसको कठिन शब्द लगे, बहुत सारी डिक्शनरी देखी और हार थक के वो बोले यार ये तो बहुत ही जटिल काम है, और उसने वो काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, आप भले 1 या 2 पैराग्राफ ही पढ़ें पर डे पढ़ें। परंतु जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं है आप ये न समझें कि जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं तो वो बहुत विद्वान है या उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है या वो हर वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इस बात को आप दिमाग में रखें। जब वो इंग्लिश अखबार पढ़ते हैं तो कई न्यू वर्ड होते हैं जो रोज डिक्शनरी में भी जुड़ते रहते हैं और हमारे कम्युनिटी में भी चलते रहते हैं, आते रहते हैं नए नए वर्ड, वो भी अखबारों में आते हैं, नए नए वर्ड यूज होते हैं। तो वो जो अखबार पढ़ते हैं अंग्रेजी अखबार, वो किसी वर्ड जो उनको नहीं पता है तो वो ये देखते हैं कि उसके किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। माना कि कश्मीर में कोई आतंकवादी घटना हुई तो वहाँ पर कोई वर्ड आया है और वो वर्ड नहीं पता है, फिर भी ये पता लग रहा है कि ये खबर आतंकवादी कश्मीर की घटना से रिलेटेड है, तो उस वर्ड को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के वो समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हर एक वर्ड पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। आपको गैस करना होता है कि उस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। एंड डिक्शनरी इज जनरली अवॉइडेड। यहाँ पर एक्सटेंसिव रीडिंग में डिक्शनरी को अवॉइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अखबार पढ़ रहे हैं और वो डिक्शनरी खोल के बैठ जाए बगल में, अब वो डिक्शनरी देख रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं आया तो ऐसा नहीं है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग आप समझ गए होंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग इंक्लूड्स रीडिंग ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट। जब लंबा कोई टेक्स्ट पढ़ना होता है तो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, लाइक लॉन्ग स्टोरी और ए नोवेल। अब कोई इंग्लिश का नोवेल पढ़ रहा है या लंबी स्टोरी पढ़ रहा है फॉर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए पढ़ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, तो अब वो जो पढ़ रहा है तो वो ऐसा थोड़ी है कि उसको एक पेज पर कोई 8-10 मीनिंग मिल गए स्टोरी में जो उसको नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो डिक्शनरी खोल के बैठ जाए, तो फिर उसका जो प्लेजर है, इंटरेस्ट है, वही खत्म हो जाएगा, इतना डिक्शनरी देखेगा। तो एक्सटेंसिव रीडिंग आपके लिए भी ज़रूरी है। ये जब अखबार मैगजीन आप पढ़ने की कोशिश करें तो एक्सटेंसिव रीडिंग के साथ में पढ़ें। आप बिल्कुल भी आलस न करें, ये न सोचें कि ये हम कैसे करेंगे, हम डिक्शनरी को खोल के बैठ जाएं, कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आता है, आगे बढ़ जाएं। शुरुआत में आपको 2% समझ में आएगा, 15 दिन बाद आपको 10% आएगा, महीने भर बाद आपको 25% आएगा। यकीन मानिए 4-5 महीने आप ये रेगुलर कोई मैगजीन्स, इंग्लिश मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप अच्छी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के द्वारा, ठीक है ना। तो इंटेंसिव रीडिंग आपको एग्जाम रिलेटेड बहुत सब चीज़ों को स्पेसिफिक होकर के हमको पढ़ना होता है, और एक्सटेंसिव रीडिंग हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके से अखबार वगैरह मैगजीन पढ़ सकते हैं। अब टेक्निक ऑफ रीडिंग, यहाँ आती है टेक्निक। हम जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं हम, तो वहाँ टेक्निक होती हैं कुछ, वो टेक्निक के बारे में अब हम आपको बताते हैं। जैसे स्किमिंग और स्कैनिंग, 2 टेक्निक होती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग मतलब आप एक समझ सकते हैं कि दूध में से मलाई निकालना या फिर मक्खन में से घी निकाल देना, यानी निचोड़ निकाल देना, सार निकाल देना, निष्कर्ष निकालना, इसको स्किमिंग कहते हैं। देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्किमिंग क्या होती है? दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर गेटिंग द गिस्ट ऑफ समथिंग। हम किसी चीज़ का सार निष्कर्ष निकाल लें, ये तकनीक होती है।
You quickly run one's eyes across the whole text to get the most important information. हम जो उस टेक्स्ट में अनसीन या अखबार है या कोई बुक है उसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा उसको निकालते हैं. द मेन पॉइंट्स, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, और द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका निष्कर्ष क्या है, उसका सार क्या है. एंड इट्स नॉट इसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड व्हेन स्किमिंग. जब हम स्किमिंग करते हैं तो हमें हर शब्द को समझने की आवश्यकता नहीं है. तो ये स्किमिंग होती है कि हम कोई टेक्स्ट है उसका सार निकाल लें. ठीक है ना. और व्हेन टू स्किम, हम स्किम कब करते हैं. स्किमिंग में बी डन व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर्स टू क्विकली गेट द जनरल न्यूज़ ऑफ द डे. जब हमको पूरे दिन भर की अखबार में खबरें पढ़नी होती हैं तो हम स्किमिंग करते हैं, यानी जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है. कुछ बच्चे केवल स्पोर्ट वाला पेज पढ़ते हैं, कुछ लोग संपादकीय जो होता है वो पढ़ते हैं, कुछ लोग फ्रंट पेज ही पढ़ते हैं. जो उनको इम्पोर्टेंट लगता है वो पढ़ते हैं. कोई लोग पूरा अखबार पढ़ते हैं परंतु केवल हेडलाइन पढ़ते हैं. तो महत्वपूर्ण जो होता है वो स्किमिंग कर लेते हैं जल्दी से. एंड रीडिंग मैगजीन्स टू क्विकली डिस्कवर विच आर्टिकल्स यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल. आप कोई साइंस की मैगजीन ले आए, आप कोई इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी की मैगजीन ले आए. अब उसमें आपने जो आपको रिलेटेड आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे समझना है, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर लेते हैं. तो उसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते. तो इसको आप स्किमिंग कहते हैं. स्कैनिंग क्या होती है, ये दूसरी प्रोसेस है. दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ क्विकली मूविंग वंस आइज ओवर द पेज टू फाइंड पर्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेजेस. ये तकनीक ऐसी होती है जिसमें कि हम जल्दी से पेज को पढ़ते हैं और वहाँ पर कुछ शब्द और कुछ फ्रेजों को जो खास हैं हमारे लिए उनको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. द टेक्निक इज यूज टू फाइंड ए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब हम कोई सूचना विशेष रूप से ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमको चाहिए. When you scan, you have something in mind that you are looking for. जब आप स्कैन करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है जिसको आप ढूंढ रहे हैं. You glance from point to point hastily. आपको जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट ये इसमें दृष्टि रखनी पड़ती है. कैजुअली और इन सर्च ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम, किसी पर्टिकुलर आइटम पर. जैसे आपको क्लास टीचर या टीचर बोल देता है, इंग्लिश टीचर बच्चे को कि देखिए आप जो द स्नीज लेसन है तो द स्नीज लेसन में स्नीज वर्ड कितनी बार आया है. आपको बोल दिया चलिए 5 मिनट में बताइए, 5 मिनट फटाफट बताइए कि जो 10th का द स्नीज लेसन है उसमें स्नीज वर्ड कितनी बार आया है. अब सब बच्चे अपने लग जाएंगे, पन्ने पलटेंगे, फिर वो गिनेंगे 1 2 3. तो आप समझिए कि उस समय कैसी स्थिति होगी. उस समय ऐसी स्थिति होगी कि बच्चे की निगाह और किसी वर्ड पर नहीं रहेगी, आपकी निगाह केवल उस वर्ड पर रहेगी कि स्नीज कहाँ लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो इसको कहते हैं स्कैनिंग करना, यानी इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढना. जब बहुत जैसे कि व्हेन टू स्कैन हम बात करते हैं कि कब स्कैन करते हैं हम, तो स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड ए वर्ड इन द डिक्शनरी और फाइंड ए कॉन्टैक्ट इन द डायरेक्टरी. स्कैनिंग हम कब करते हैं, जैसे डिक्शनरी में हमको कोई वर्ड ढूंढना होता है तो हमारी पूरी डिक्शनरी के पेज हम पलटते जाते हैं. हमारा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम उस वर्ड को ढूंढें जिसको कि हमने ढूंढना शुरू किया है. उसको स्कैनिंग कहते हैं. आप फोन डायरेक्टरी आपके हाथ में है 100 पेज की, आपको एक नंबर देखना है तो उस नंबर को देखने के लिए आप पन्ने पलटते जाएंगे और आपका उद्देश्य केवल इतना रहेगा कि मैं उस फोन नंबर को देखूं जो मैं चाहता हूं. इसको कहते हैं स्कैनिंग. स्पीड रीडिंग, ये जोर से पढ़ना, ये आपको जरूरी है. ये आप कभी सोचते ही नहीं है कि हम तो पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जाते हैं, डिग्रियां लेते जाते हैं और स्पीड रीडिंग पर ध्यान नहीं देते. पर ध्यान रखें, आपको जब भी भविष्य में अनसीन पैसेज सॉल्व करनी होगी तो बड़ी बड़ी अनसीन आएंगी, 2000 शब्द तक की अनसीन आएंगी कंपटीशन में जो आप जॉब के लिए तैयारी करेंगे. अभी जो छोटी छोटी आ रही हैं तो आप अपनी जब स्पीड बढ़ा पाएंगे और स्पीड बढ़ा करके समझने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर पाएंगे, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो स्पीड कैसी होनी चाहिए, स्पीड रीडिंग. द एवरेज रीडिंग स्पीड इज 250 WPM. अभी WPM क्या है, वर्ड पर मिनट, यानी कि आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं.
तो एवरेज रीडिंग स्पीड 250 वर्ड पर मिनट होती है, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं उनकी, विच कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 15,000 WPM बाई प्रैक्टिस। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको 1500 शब्द पर मिनट आप बढ़ा सकते हैं, और ये आप शुरू कर दें तभी आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे। आप कोई भी, चाहे बुक हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे अनसीन पैसेज हो, कुछ भी हो, चाहे नोट मेकिंग हो, स्पीड रीडिंग करना है, करने के साथ में समझना है, ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ को दिमाग में याद रखना चाहते हैं तो रीडिंग फॉर मेमोराइजेशन, तो आपकी 30 to 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड। हम आपको बताते हैं, क्योंकि जब आपको पता है एग्जाम है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। तो हम स्पीडली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, दिमाग में बैठेगा ही नहीं। तो दिमाग में बिठाना है, मेमोराइजेशन करना है, तो आप 30 to 50 वर्ड पर मिनट पढ़ें और समझें। यदि रीडिंग फॉर लर्निंग, सीखने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारी 100 to 150 वर्ड पर लिमिट होनी चाहिए। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, जब हम कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग ये सब कर रहे हैं तो 200 to 250 वर्ड पर मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि कम है तो आप इसको बढ़ा के इतना कर लें। और स्किमिंग है टेक्स्ट, जब कोई टेक्स्ट की स्किमिंग करनी होती है, मानो को अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 400 to 700 WPM। नहीं तो ऐसे तो कोई अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा है और वो पूरे 4 घंटे तक पढ़ा और वो 4 ही टॉपिक पढ़ पाया, क्योंकि उसकी वर्ड पर मिनट समझने की क्षमता ही कम है। तो आप उसको बढ़ाएं, 400 to 700 WPM आपका होना चाहिए। ये चीज़ आप जब अपने अंदर विकसित कर लेंगे तब आपकी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी सी बढ़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई हैं, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। ये केवल पार्ट 1 है। आप समझ जाएंगे कि MP इंग्लिश क्लासेज जो जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। हम आपको ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो आपको अभी तक आपने न सुनी होंगी न समझी होंगी। हम आपको ऐसी चीज़ें, एक रास्ता बताएंगे कि आप अंग्रेजी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। हम आपको साथ ही साथ में ग्रामर, टेक्स्ट लेसन और सारी चीज़ें आपको साथ ही साथ लेके चल रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमको पता लगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया। इसके लिए केवल आपको ये थंब इम्प्रेशन दबाना है, जिससे मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ये तो आप ज़रूरी कर लें। आगे भी जब आप 12th के बाद आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको याद आएगा कि MP इंग्लिश क्लासेस ने किस तरह के वीडियो बनाए। तो उस समय भी आपको यदि वीडियो चाहिए होंगे तो रेगुलर आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। आपके वीडियो के नीचे, मोबाइल के नीचे जो लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करें। इसको टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब इस तरीके से देखिए वाइट कलर में बदल जाएगा। तो ये सब्सक्राइब चैनल हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन है, वहाँ पर आप 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाले ऑप्शन को आप दबा देंगे तो मेरी सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।